बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूरोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब तीन तरह की मेनिंजीज होती है, ड्यूरा, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। जो ड्यूरा होती है वो सबसे ऊपर होती है, उसके बाद अरेक्नॉइड और लास्ट में पाया मैटर आता है। तो मेनिंजाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। अब इसके दो कॉजेज होते हैं मेनिंजाइटिस के, एक इन्फेक्शियस होता है और नॉन इन्फेक्शियस होता है। और जो इन्फेक्शियस है इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें तीन टिपिकल टाइप्स आती है और इसी में बहुत सारे एमसीक्यूज पॉइंट आते हैं। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस के अंदर सबसे पहला बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जिसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। दूसरा वायरल मेनिंजाइटिस होता है और तीसरा होता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इन तीनों का डिफरेंस आपसे जरूर पूछा जाएगा और कौन कौन से एमसीक्यूज पॉइंट होते हैं वो सारा कवर करवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मेनिंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजीज की, स्पेसिफिकली लेप्टोमेनिंजीज की, ड्यूरा की और अरेक्नॉइड की। दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट आपने रट्टा मारना है कि इसके दो तरह के कॉजेज होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, वो आगे तीन टाइप्स का होता है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जिसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। दूसरा वायरल मेनिंजाइटिस होता है और तीसरा ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है। क्लियर? ये आपने रट्टा मार लेना है। अब जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है वो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें न्यू नेट्स में आपने रट्टा मारना है SLE। एस से क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकाई। एल से क्या होगा? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। और ई से होता है इकोलाई। तो न्यू नेट्स के अंदर कौन कौन से देखने को मिलते हैं? न्यू नेट्स के अंदर SLE, स्ट्रेप्टोकोकाई, खास तौर पर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जिसको स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई भी कहते हैं। एल से लिस्टेरिया और ई से ई कोलाई है। अगर बच्चों के अंदर बात करें 6 महीनों से लेकर 6 साल में मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सा होता है? इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निजेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों बैक्टीरिया के अंदर क्या सिमिलैरिटी होती है? ये तीनों बैक्टीरिया इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं और जो भी इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनको रिमूव करने का काम सप्लीन करती होती है। क्लियर? तो सप्लीन ने क्या करना होता है? इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को रिमूव करना होता है। और अगर स्प्लीनेक्टमी करोगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निजेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इसके इन्फेक्शन बढ़ जाते होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यू बॉर्न, न्यू नेट्स के अंदर या न्यू बॉर्न के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस है वो होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, GBS स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई की वजह से होता है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इन टीन्स, यंग अडल्ट्स में जो देखने को मिलता है वो आपको निजेरिया मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। और बूढ़े पेशेंट में आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो उसको हम इस तरतीब से भी रट्टा मार सकते हैं। सबसे पहले न्यूबॉर्न आया, उसके अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, उसके बाद आपका ई कोलाई आ जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कहने का मतलब है जो चिल्ड्रन वाली कैटेगरी होती है, खास तौर पर अनवैक्सीनेटेड है तो उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी है। अडल्ट के अंदर निजेरिया मेनिंजाइटिस है। एल्डरली पेशेंट के अंदर, बूढ़े पेशेंट के अंदर आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई देखने को मिलता है। HIV वाले लोगों में क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मर्स की वजह से मेनिंजाइटिस देखने को मिलता होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको एज ग्रुप वाइज आपको समझ आ गया होगा कि किस एज ग्रुप में कौन सा बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस करवाता होता है। क्लियर? तो ये तो हो गया मेनिंजाइटिस के बारे में कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। एक मेनिंजाइटिस वायरल मेनिंजाइटिस भी होता है। क्लियर? तो वो भी डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ MCQs पॉइंट को रट्टा मार लेते हैं। सबसे पहला है अ बेबी बोर्न ऑन 4th डे। 4th डे दैट मीन्स कि ये 28 दिनों के अंदर बिलोंग कर रहा है, न्यू नेट है। और न्यू नेट में मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सा होता है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, GBS कहते होते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई भी कहते हैं। इसके अलावा लिस्टेरिया और ई कोलाई आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है अगर मेनिंजाइटिस लंग्स एब्सिस, अगर लंग्स एब्सिस के बाद मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ है तो वो स्टेफ ओरियस की वजह से होता है। लंग्स एब्सिस वाले पेशेंट में जो मेनिंजाइटिस होता है वो स्टेफालोकोकस ओरियस की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद है मेनिंजाइटिस प्लस रैश, मेनिंजाइटिस प्लस रैश। तो ये निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से देखने को मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको हम? वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम।
तो अगर आपको मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में रैश भी देखने को मिले और मेनिंजाइटिस के क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में आपको हेडेक, नेक स्टिफनेस और फीवर देखने को मिलता है। हेडेक, नेक स्टिफनेस या नेक रिजिडिटी या न्यूकल रिजिडिटी और हेडेक, फीवर ये आपको देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। और अगर मेनिंजाइटिस के साथ रैश आ गया तो वो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, जो कि आपको वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, जिसमें एड्रीनल हैमरेज भी देखने को मिलता है। इसके बाद एज ग्रुप बताई हुई है। एज ग्रुप दोबारा बता देता हूँ, अगर बच्चा पैदा हुआ है, न्यू नेट है, तो उसके अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। अगर अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। अगर अडल्ट है तो उसके अंदर निजेरिया मेनिंजाइटिडस है। अगर बूढ़ा पेशेंट है, एल्डरली है, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। और अगर एचआईवी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें आपको क्रिप्टोकोकस स्पीशीज वाली देखने को मिलती होती है। इसके अलावा एचआईवी में आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में आपको लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स ये भी देखने को मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें कौन सा मेनिंजाइटिस कॉमन होता है, तो उसमें भी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल पूछे अगर एक पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हुई है, स्प्लीनेक्टमी या तो स्प्लीन को हमने खुद निकाल दिया है या आउटो स्प्लीनेक्टमी हो गई है सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में, तो उसमें मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है। क्लियर? ठीक हो गया। अगर आपसे सवाल पूछे कि एक पेशेंट है जिसके कॉम्प्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी है, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, खास तौर पर जो लेट प्रोटीन्स होती है C5, C6, C7, C8, C9 इनकी डेफिशिएंसी होती है, तो उनकी वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है वो निजेरिया मेनिंजाइटिडस की वजह से होता है, जिसको मेनिंजोकोकस भी कहते हैं। क्लियर? अगर कोई न्यूरो सर्जरी हुई है उसके बाद मेनिंजाइटिस होता है तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। अगर आपने वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट क्रिएट किया है, किस कंडीशन में करते हैं, जब आपका आईसीपी रेस्ड होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज्ड होता है, तो उस केस में मेनिंजाइटिस स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडस की वजह से होता है। एचआईवी वाले पेशेंट में क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस की वजह से होता है। अगर कोई पेशेंट कैलिफोर्निया में रह रहा है तो उसमें कोक्सीडियोट्स की वजह से होता है। अगर कोई पेशेंट स्विमिंग कर रहा है फ्रेश वाटर के अंदर तो वो नेग्लेरिया की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। अगर मॉस्किटो बाइट है, मच्छर ने काटा है, तो वेस्ट नील वायरस है। अगर टिक बाइट है, चिच्चड़ ने काटा है, टिक बाइट है, तो उसमें बुरीलिया बर्गडोरफोरी आता है, बुरीलिया बर्गडोरफोरी आता है। क्लियर? और अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लाइक अगर कोई सेक्स किया है और सेकेंडरी सिफिलिस की वजह से मेनिंजाइटिस होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है। अगर आपको ये सारा समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कर देना, सारे एमसीक्यूज पॉइंट मैंने मेनिंजाइटिस के बता दिया है। क्लियर? तो ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से रिलेटेड। कुछ वायरसेस भी होते हैं जो मेनिंजाइटिस करवाते होते हैं। वो कौन से वायरस होते हैं? लाइक जो मोस्ट कॉमन वायरस होते हैं ना, उसमें आपका कॉक्सैकी वायरस है। कॉक्सैकी वायरस मेनिंजाइटिस करवाता होता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो टाइप 1 है वो भी स्पेसिफिकली टाइप 2 हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 मेनिंजाइटिस करवाता है, जबकि हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 एनकेफ्लाइटिस करवाता होता है। क्लियर? सेकेंडरी सिफिलिस वो भी मेनिंजाइटिस करवाता होता है। या कुछ पेशेंट में क्रॉनिक मेनिंजाइटिस टीबी की वजह से भी देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा सारे एमसीक्यूज पॉइंट। अगला एमसीक्यू पॉइंट है 25 ईयर ओल्ड फीमेल है विद फीवर, नेक स्टिफनेस। अगर फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, नोजिया, वॉमिटिंग ये चीजें आ जाए तो मेनिंजाइटिस में जाना है। और साथ में मैक्यूलोपैपुलर रैश आ गया है। अब रैश चाहे मैक्यूलोपैपुलर हो, पिटिचियल हो, परपरा हो, तो उसमें आपने कहाँ पे जाना है? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में जाना है, मेनिंजोकोकस की वजह से। क्लियर? ये आपने रट्टा मारना है। एक और बात रट्टा मार लेना कि जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कौन सी होती है? वो होती है लंबर पंक्चर। लेकिन लंबर पंक्चर परफॉर्म करने से पहले आपने सीटी स्कैन जरूर कराना है टू रूल आउट स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। क्यों? कि अगर आपने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, फिर भी आपने लंबर पंक्चर कर दिया, तो उसकी वजह से हर्निएशन हो जाएगी ब्रेन की। और जब ब्रेन की हर्निएशन हो जाएगी तो आपका जो ब्रेन स्टेम है उसकी कंप्रेशन होती है और पेशेंट कोमे में भी जा सकता होता है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले जो भी कोई मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट आता है या जिसको सीजर्स हो रहे हैं या उसका पेपिली एडीमा है या उसको कन्फ्यूजन है, तो सबसे पहले सीटी स्कैन करना है, फिर उसके बाद आपने लंबर पंक्चर करना होता है। तो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है? लंबर पंक्चर होती है। और ट्रीटमेंट क्या देना है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले इनिशियल जो ट्रीटमेंट देना है उसका निमोनिक होता है CVS।
सी से सेफ्ट्राक्सोन, वी से वैनकोमाइसिन और एस से स्टीरॉइड्स देते होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो बता दिया है कि सीवीएस देना है, खासतौर पर जो सेफ्ट्राक्सोन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, 1 ग्राम बीडी देते हैं और वैनकोमाइसिन देते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और साथ में स्टीरॉइड्स भी देते होते हैं। अगर पेशेंट को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो बेंजाइल पेनिसिलिन ऐड करते हैं, और ठीक हो गया, क्लियर। और अगर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन है तो आपने एम्पीसिलिन ऐड करना होता है। अगर आपसे सवाल पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, तो वो क्या होती है, वो क्रेनियल नर्व 8 पाल्सी है, जो 8वीं नर्व है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, उसकी पाल्सी हो जाती है जिसकी वजह से डेफनेस हो जाती है। एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए आप स्टीरॉइड्स देते होते हैं। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, पेशेंट में सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, एम्पाइमा वगैरह भी हो सकता होता है। अगर आपसे सवाल पूछे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में ड्रग ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दोगे और प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सी दोगे, ट्रीटमेंट के लिए बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करोगे 2.4 ग्राम आईवी, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करोगे उसका नाम है रिफेम्पिन। रिफेम्पिन आप, और इसके अलावा वैक्सीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेप्टिक मेनिंजाइटिस। जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस का जो मोस्ट कॉमन काज होता है, सेप्टिक जो वर्ड रिलेटेड है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। तो अगर आपसे सवाल पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेप्टिक मेनिंजाइटिस, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। लेकिन अगर यहाँ पर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस आ जाए, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं है बल्कि कोई और एटियोलॉजी की वजह से है, लाइक कोई ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली आपको एसएलई में देखने को मिलता होता है, एसएलई में आपको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता होता है। इसके अलावा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस आपको वायरस में भी देखने को मिलता है, खासतौर पर एंटीरो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और मम्स वायरस, इसमें आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद है कि पेशेंट है जिसको 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स ऑफ एज, उसमें जो काज ऑफ मेनिंजाइटिस है, अगर यहाँ पे चाइल्ड की हिस्ट्री हो और अनवैक्सीनेटेड हो तो आपने जाना है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, लेकिन वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं दी गई तो बच्चों के अंदर भी मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस क्या है, यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। इसके बाद है 48 आवर ओल्ड न्यू बॉर्न, न्यू नेट के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई भी कहते हैं। इसके बाद है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का सिनेरियो में नहीं देगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वो ऐसे बताएगा एक पेशेंट है जिसको एचआईवी है या स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहा है या उसको कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस है, ऐसे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बताएगा। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस कौन सा होता है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स होता है। इंडियन इंक स्टेन आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस 1 मंथ बैक, 1 महीने पहले मेनिंजाइटिस हुआ था। अब पेशेंट को बायलैटरल पैपिली एडीमा है, बायलैटरल पैपिली एडीमा। अब जो पैपिली एडीमा क्या इंडिकेट करता है, पैपिली एडीमा ये इंडिकेट करता है कि उसका पेशेंट का क्या होना शुरू हो गया है, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो गया है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस की वजह से जो अरेक्नॉइड विलाई है उसकी इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो जाती है और उसकी वजह से आपको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस देखने को मिलता है। जब पेशेंट को कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब भी पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसका आपको पैपिली एडीमा देखने को मिलेगा। क्लियर। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे बढ़ता होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से और अरेक्नॉइड विलाई की इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस की वजह से। ठीक हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर। तो रेस्ट आईसीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आता भी होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। फिर भी अगर आपसे सवाल पूछे व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कैसे पता लगेगा कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है, सबसे पहले क्या होगा, उसको सीवियर हेडेक होगा। नंबर 2, जो हेडेक होगा कि सुबह के वक्त काफी ज्यादा होता है, सुबह के वक्त, क्योंकि रात को बंदा सोया हुआ होता है ना, तो सारा जो ब्लड होता है वो ब्रेन की तरफ गया हुआ होता है। इसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है,
पैपिली एडिमा देखने को मिलता है। पैपिली एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क होती है। ब्लड विजन देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सिक्स्थ नर्व की पाल्सी देखने को मिलती है। डिप्लोपिया देखने को मिलता है, खास तौर पर हॉरिजॉन्टल गेज के अंदर। क्लियर। और आपको कुशिंग ट्रायड भी देखने को मिलता है रेस्ट आईसीपी में। कुशिंग ट्रायड के अंदर हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसको शीन स्टोक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसके अलावा सीजर्स, कोमा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल सकता होता है। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर। इसके बाद है 85 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसकी सप्लीनेक्टमी हुई है। अब सप्लीनेक्टमी में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस है वो कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब ये जो सप्लीनेक्टमी होती है, सप्लीनेक्टमी आउटो सप्लीनेक्टमी भी हो सकती है, खुद ब खुद सप्लीनेक्टमी हो गई है सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में, या फिर हमने खुद निकाल दिया है सर्जिकली। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है, मेनिंजाइटिस प्लस रैश, तो आपने मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में जाना है, वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम में जाना है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको माइल्ड सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ। अब जो सोर थ्रोट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से मोस्टली होता है, लेकिन जब ऑटोप्सी कराई गई तो एड्रीनल हैमरेज आपको देखने को मिला, इनलार्जमेंट और हैमरेज देखने को मिला, वो भी कॉर्टेक्स का, एड्रीनल कॉर्टेक्स का। ठीक हो गया। तो डायग्नोस क्या है? वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है? ये मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। ये आपने रट्टा मारना है, वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। इसमें आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स का हैमरेज आपको ये देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। अब जो वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम है ये सीवियर कंडीशन होती है। इसमें जो एड्रीनल ग्लैंड है वो फेल हो जाता है। इसको आप एक्यूट एड्रीनल कॉर्टेक्स इंसफिशिएंसी भी बोलते हैं, एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। खास तौर पर निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। अब इसमें पेशेंट का क्या होता है? इसमें बायलैटरल एड्रीनल हैमरेज होता है, एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है, यानी एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। सही हो गया। और इसके अलावा डीआईसी भी हो जाता है और एडिसन डिजीज भी आपको देखने को मिलता है एक्यूटली। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? फीवर, हेडेक, हाइपोटेंशन, रैश के साथ और एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करेगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेरॉइड्स होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस है। अब यहाँ पर आ गया जो आपका जो इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस होता है वो आगे तीन इसकी वजह से होता है, तीन एजेंट की वजह से, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। एक बात रट्टा मार लेना कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, इन सब के सीएसएफ फाइंडिंग कैसे डिफरेंशिएट करनी है? मतलब है बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में सीएसएफ फाइंडिंग से कैसे डायग्नोस करना है? सबसे पहले रट्टा मारना है कि जो प्रेशर होता है सीएसएफ का वो ऑलमोस्ट तीनों टाइप्स में ही ज्यादा देखने को मिलता है। सीएसएफ का जो प्रेशर होता है ना वो आपको तीनों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वायरल में जो प्रेशर होता है वो रिलेटिवली कम ज्यादा होता है। मतलब वायरल मेनिंजाइटिस में जो सीएसएफ का प्रेशर है वो मोर और लेस नॉर्मल पड़ा हुआ होता है। बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस के अंदर सीएसएफ का प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। पहला पॉइंट आपने ये रट्टा मारना है। दूसरा पॉइंट आपने रट्टा मारना है अपीयरेंस ऑफ सीएसएफ। जो बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है उसमें सीएसएफ क्लाउडी होता है, खास तौर पर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में स्ट्रा कलर्ड होता है या कोब वेब सीएसएफ देखने को मिलता है, कोब वेब। क्लियर। ये आपने रट्टा मारना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है WBCs। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसमें न्यूट्रोफिल होते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस इसमें आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ग्लूकोज का है। जो ग्लूकोज होता है सीएसएफ में वो 50 to 75 तक होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में और ट्यूबरकुलस में ग्लूकोज कम हो जाता है, वायरल में ग्लूकोज नॉर्मल होता है। क्लियर। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो बैक्टीरिया ग्लूकोज को खाते हैं वायरस नहीं खाता, तो ग्लूकोज नॉर्मल होता है सीएसएफ में इन केस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, जबकि बैक्टीरिया और ट्यूबरकुलस में ग्लूकोज कम होता है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रोफिल होते हैं, टीबी में लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलते होते हैं। चाहे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, चाहे वायरल हो, चाहे ट्यूबरकुलस हो, तीनों के अंदर प्रोटीन्स बढ़ जाती होती है, ज्यादा बढ़ती है ट्यूबरकुलस के अंदर। क्लियर। तो ये थे कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स।
तो अगर पेशेंट का ग्लूकोज कम है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है या ट्यूबरकुलस है, लेकिन पोलीमॉर्फ सेल बढ़ गया। पोलीमॉर्फ्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं। तो ये डायग्नोस क्या है? एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक हो गया। जो ड्रग और चॉइस होती है वो होती है सेफ्ट्राक्सोन होती है, साथ वेनकोमाइसिन स्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था तो पेनिसिलिन जी आप दे सकते हो, बेंजाइल पेनिसिलिन वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सी फंजाई मेनिंजाइटिस करवाती है? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस करवाती है, खास तौर पर कौन से लोगों में? जो आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलता होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। एक पेशेंट है एचआईवी या एड्स वाला। एचआईवी या एड्स वाला, उसमें मेनिंजाइटिस के पॉइंट्स आना शुरू हो गया है, तो आपने कहाँ पे जाना है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस में जाना होता है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस ये एड्स वाले पेशेंट में आपको देखने को मिलता होता है। अब क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस ये इंडियन इंक से स्टेन लेता होता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता दूं। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का मतलब है ऐसा फंजाई इन्फेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ही डिजीज करवाएगा, इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर डिजीज नहीं करवाएगा। जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है, ओवल बडिंग यीस्ट है, ओवल बडिंग यीस्ट होता है, और इसका एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके जो बर्ड्स होते हैं वो नैरो बेस्ड बर्ड्स होते हैं, नैरो बेस्ड बर्ड्स होते हैं, और ये सॉइल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलेशन की वजह से होता है। क्लियर? और ये एड्स वाले पेशेंट में आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। एड्स वाले पेशेंट में इसको डायग्नोस करने के लिए आप इंडियन इंक स्टेन आप यूज़ करते होते हैं। क्लियर? और इसके लिए कैप्सुलर एंटीजन वगैरह भी करवा सकते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज के लेवल्स को भी देख सकते हैं। और ड्रग और चॉइस कौन सी है? एम्फोटेरिसिन बी है। एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन ये आप इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 38 ईयर ओल्ड पेशेंट है, एचआईवी वाला है और हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, तो आपने क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस में जाना है। तो उम्मीद है कि पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं? एम्फोटेरिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस फ्लूसाइटोसिन ये भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है, हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग है, मेनिंजाइटिस है, क्रिप्टोकोकस है, ड्रग और चॉइस एम्फोटेरिसिन भी होती है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक नॉन हॉचकिन लिम्फोमा वाला पेशेंट है विद हाई ग्रेड फीवर और वॉमिटिंग है, फंजाई है, तो वो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स देखने को मिलता होता है। इसके बाद कलर ऑफ सीएसएफ इन केस ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस, तो वो ओपेलिसेंट या क्लाउडी होता है, कोब वेब अपीयरेंस होती है। न्यूनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई होता है। इसके बाद एक पेशेंट है, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, तो उसके अंदर जो मेनिंजाइटिस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि हाई ग्रेड फीवर है, नेक रिजिडिटी है, मेनिंजाइटिस है, और कोकाई इन कल्चर है। कोकाई, अब कोकाई ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर कॉमन ग्राम नेगेटिव वाले होते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आपका स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, लेकिन वो लंग्स एब्सेस के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर आपके निजेरिया आ जाते होते हैं। निजेरिया। ठीक हो गया? क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा मेनिंजाइटिस वाला टॉपिक, और मेनिंजाइटिस में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और कौन सी इम्पीरिकल थेरेपी स्टार्ट करते हैं? सेफ्ट्राक्सोन, वेनकोमाइसिन और स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? और अगर लिस्टीरिया आ गया तो साथ एम्पिसिलिन इस्तेमाल करते हैं, वायरल है तो एसाइक्लोविर इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? तो ये था मेनिंजाइटिस वाला। इसके बाद यहाँ पर आप देख लो, एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, ग्लूकोज देखो कम है, हाइपोग्लाइसीमिया सीएसएफ में, सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, हाइपोग्लाइकोरिकिया, प्रोटीन बढ़ गया है, तो डायग्नोस क्या है? एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सारा कंपैरिजन वाला पॉइंट है कि जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है इसमें न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं, प्रोटीन बढ़ता है, ग्लूकोज कम होता है। फंगल या टीबी के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज कम होता है लेकिन लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। वायरल में लिम्फोसाइट्स होते हैं लेकिन प्रोटीन और ग्लूकोज नॉर्मल होता है। अब वायरल में जो मोस्ट कॉमन होते हैं उसमें एंटीरो वायरस ज़्यादा कॉमन है, जबकि मम्स और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एनकेफ्लाइटिस करवाते हैं। क्लियर? इसके बाद एक यंग पेशेंट है जिसको हेडेक, नेक स्टिफनेस, फीवर है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, इसमें प्रोटीन्स बढ़ जाती होती है, प्रोटीन का कंटेंट सीएसएफ में बढ़ जाता होता है। कितनी प्रोटीन बढ़ जाएगी? नॉर्मली प्रोटीन 15 से लेकर 45 होती है, उससे बढ़ जाएगी। एक पेशेंट है जिसका शुगर
40 है, CSF में शुगर 50 टू 75 तक होता है, तो हाइपोग्लाइकोरिकिया है और लिम्फोसाइट्स है, तो वो टीबी की वजह से होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको लो ग्रेड फीवर है, लो ग्रेड फीवर है तो वह एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वो वायरल या टीबी हो सकता है। प्रोटीन देखो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ग्लूकोज नॉर्मल है, तो वायरल मेनिंजाइटिस में जाना है। लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं, ठीक हो गया, और थोड़े बहुत न्यूट्रोफिल्स भी आ रहे हैं, मिक्स्ड सेल आ रहे हैं, मिक्स्ड होते हैं ट्यूबरकुलस के अंदर। मेनिंजाइटिस में जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेफनेस होती है वो क्रेनियल नर्व नंबर 8, जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है उसकी पाल्सी की वजह से होता है, और हियरिंग लॉस हो जाता है, डैमेज टू ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की वजह से भी हो सकता है। क्लियर। इसके बाद है कि अगर हाई प्रोटीन है, लो ग्लूकोज है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जाना है। अगर बायलैटरल हियरिंग लॉस है, दोनों साइड का हियरिंग लॉस है, तो न्यूरल पाथवे डैमेज हो गया, और अगर एक साइड का है तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई उसी कान के डैमेज हो गया। इसके बाद अगला है कि एक पेशेंट जिसका WBC ज़्यादा है लेकिन लिम्फोसाइट्स काफ़ी ज़्यादा है, और ग्लूकोज मोर और लेस ग्लूकोज आपका नॉर्मल पे वैसे खड़ा हुआ है, लेकिन टर्बिड अपीयरेंस है CSF की, तो वो टीबी मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता होता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। इसके बाद 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको मैंने